हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज अपन किस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की महाकुंभ सीरीज में राजस्थान के राजवंश के बारे में। तो राजवंशों की अपन शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले राजवंश पढ़ने जा रहे हैं अपन गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश पर। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करूं मैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्द दिख रहे हैं आपको, गुर्जर और प्रतिहार। अगर मैं बात करूं यहां पर गुर्जर शब्द की, तो ये एक क्षेत्र को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? एक क्षेत्र को संबोधित करता है। किसको करता है अभी बात करेंगे अपन। और जो प्रतिहार है ये एक पद को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? एक पद को। क्या पद है और क्या क्षेत्र है? तो दोनों पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन गुर्जर की। गुर्जर की तो एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है? तो दो राज्य हैं अपने भारत के। एक तो है आपके राजस्थान, एक तो राजस्थान और एक राज्य है आपका गुजरात। और इन दोनों राज्यों के मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गुजरात्रा प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गुजरात्रा प्रदेश कहलाता है। गुजरात्रा प्रदेश। और इस गुजरात्रा प्रदेश में अपने राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और गुजरात के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मैं बात करूं तो एक तो इस क्षेत्र का राजौरगढ़ आता है, गुजरात का राजौरगढ़ क्षेत्र इसमें आता है। अपने राजस्थान का मेड़ता, मंडोर और भीनमाल क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर जो है गिने जाते हैं। ठीक है ना? इनसे मिलकर क्या बना है? गुजरात्रा प्रदेश बना हुआ है। और इस गुजरात्रा प्रदेश में जिस पद व्यवस्था का गठन किया गया वो क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। क्योंकि प्रतिहार का जो है अर्थ है वही क्या होता है? वही होता है आपके, इधर लिख देता हूं मैं, वही होता है द्वारपाल या रक्षक। द्वारपाल या रक्षक। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? एक पद है और ये पद क्या होता है? द्वारपाल या रक्षक। तो गुजरात्रा प्रदेश में जिस द्वारपाल या रक्षक के रूप में जिसको चुना गया वो क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने, यानी गुजरात्रा क्षेत्र में प्रतिहार यानी द्वारपाल या रक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने? तो उसका रीजन क्या था? तो उसको भी देखते हैं अपन। देखिए, ये अपना भारत है, आराम से समझे यहां पर आप लोग। ये अपना भारत है और भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करूं मैं तो भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला है। ये अपना भारत है और इस भारत के उत्तर में आप देखिए विशाल हिमालय पर्वतमाला है। इस प्रकार से इधर ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत है जो कि उत्तर क्षेत्र से अपने भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। हिमालय पर्वत, इस हिमालय पर्वत को पार करके आना दुश्मन को थोड़ा कठिन होता है और आसानी से जो है अपने भारत पर आक्रमण नहीं हो सकता है। और अगर मैं दक्षिण की बात करूं भौगोलिक दृष्टि से, तो दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में विशाल समुद्र है। इधर अरब सागर है पूरा और इधर आपके बंगाल की खाड़ी है ये, ठीक है, हिंद महासागर की। ठीक है, तो ये पूरा समुद्री इलाका है। ठीक है, तो इधर दक्षिण क्षेत्र में समुद्र के कारण युद्ध होना जो है संभव नहीं है और इधर हिमालय पर्वत के कारण जो है भारत इस प्रकार से अभेद्य है, उत्तर से हिमालय से और दक्षिण से समुद्र के कारण। ठीक है, तो इसीलिए अपने भारत पर जितने भी आक्रमण होते थे वो किस साइड से होते थे? इस साइड से होते, यानी उत्तर पश्चिम की साइड से होते थे। क्यों होते थे? इसके पीछे भी रीजन क्या था? तो इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि अपना जो ये वाला जो एरिया है भारत का, इस तरफ का, यहां पर अरब देश है, सर्वाधिक क्या है? अरब देश है, यानी मुस्लिम कंट्रीज है, अरब देश है।
और अरब देशों के यानी मुस्लिम कंट्रीज है जिसमें इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, आपके सीरिया है, ठीक है, कजाकिस्तान है, तो बहुत सारे अरब देश है। और जितने भी आक्रमण हुए हैं अपने भारत पर वो इसी साइड से हुए हैं, क्योंकि अपने भारत का ये वाला जो क्षेत्र है एक विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है आने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो अरब देशों ने सर्वाधिक किस तरफ से आक्रमण हुए हैं अपने भारत पर? तो पश्चिमी साइड से आक्रमण हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो अरब आक्रमण की बात करूं मैं, तो सबसे पहला जो अरब आक्रमण हुआ था अपने भारत पर वो 712 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 1712 ईस्वी में जो है अपने भारत पर आक्रमण किया था। और ये पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर भी लगाया था, ठीक है। तो इसके बाद में और भी अरबी आक्रमण हुए हैं अपने भारत पर। जैसे मैं बात करूं तो 1001 में 1025 में जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है अपने भारत पर आक्रमण किए। गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे ऐसा बताया जाता है। और 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करके लूटा था, सोमनाथ गुजरात मंदिर को। इसके बाद में 1191 में और 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे, 2 तराइन के युद्ध हुए थे, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर, साबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय भारत के जो राजा, जो सम्राट थे, उनका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और उसके बाद में 1398 में बात करूं मैं तो तैमूर लंग ने जो है अपने भारत पर आक्रमण किया था। और 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि बाबर ने किया था भारत पर। तो इस प्रकार से बहुत सारे अरब आक्रमण हुए हैं। इसी अरबी आक्रमणों के बारे में और भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अली अहमद की एक पुस्तक है, अली अहमद के द्वारा एक पुस्तक लिखित है जिसका नाम है चचनामा। कौन सा नामा? चचनामा। इस चचनामा में आप अरबी आक्रमणों का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अपने भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो किस साइड से हुए हैं? यानी पश्चिमी साइड से हुए हैं। अरबी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। इन्हीं अरबी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए और इन्हीं अरबी आक्रमणों को रोकने के लिए जो है अपने यहाँ पर किस वंश को स्थापित किया गया था गुजरात प्रदेश में? तो प्रत्यार वंश को स्थापित किया गया था। किसको? प्रत्यार वंश को, कि ये भारत माता की क्या करे? रक्षा करे। इसीलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुजर प्रत्यार वंश। तो ये तो गुजर प्रत्यार वंश था। और किस तरफ से अपने भारत पर क्यों इस वंश को स्थापित किया गया था, दोनों बातें अपन ने जानी है। लेकिन अब इससे आगे अपने को यह भी पढ़ना जरूरी है कि इस प्रत्यार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। अपन ने राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत तो पढ़े हैं, लेकिन अपने को यह भी पता होना चाहिए कि गुजर प्रत्यार वंश की जो है वो उत्पत्ति कहां से मानी गई है और कौन कौन मानते हैं। तो अपन इसके आधार देखते हैं। एक तो मैं इसमें आधार लूंगा इनकी उत्पत्ति का, एक तो अपन पढ़ेंगे शिलालेख के आधार पर। किसके आधार पर? शिलालेख के आधार पर। दूसरा मैं आधार लूंगा यात्रा वृत्तांत का। यात्रा वृत्तांत। और एक आधार लूंगा मैं आपको इतिहासकारों का। इन तीनों चीजों से अपन इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुजर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से इनको जो है इतिहासकारों ने कहां से इनको जो है अपने भारत में आना माना है इनका। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शिलालेखों के ऊपर। सबसे पहले किस पर चलते हैं अपन? शिलालेख पर। तो शिलालेखों की बात करूं मैं, शिलालेख तो शिलालेखों की बात करूं मैं तो सबसे पहले अपन चलते हैं, एक शिलालेख है ऐहोल का शिलालेख। ऐहोल का शिलालेख। और ये ऐहोल का शिलालेख कहां पड़ता है आपके? तो ये ऐहोल का शिलालेख पड़ता है आपके कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। और ये शिलालेख किस शासक के समय लिखवाया गया था? तो एक राष्ट्रकूट शासक हुए हैं जिनका नाम था पुलकेशियन द्वितीय के समय जो है इस अभिलेख को या शिलालेख को लिखा गया था। और इस शिलालेख में ये जानकारी मिलती है अपने को, इसी शिलालेख में ये बताया गया है। और सबसे पहले गुजर शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके कि किस शिलालेख में सबसे पहले गुजर
जो है शब्द का प्रयोग मिलता है अपने को, तो ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख अपने को ये जानकारी देता है गुजर शब्द की, तो सर्वप्रथम इसमें मिलती है अपने को जानकारी। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा शिलालेख है आपके, एक शिलालेख है आपके बाहुक का शिलालेख, और एक आपके शिलालेख है दूसरा आपके घटियाला का, या इधर लिख देता हूं मैं इसे, घटियाला का शिलालेख। देखिए ये जो बाहुक का शिलालेख है ये किसके समय लिखाया गया था, तो एक प्रतिहार शासक हुए हैं बाहुक, प्रतिहार शासक बाहुक के समय, किसके समय, बाहुक के समय ये जो है लिखाया गया था। और ये कहां पर पड़ता है आपके, तो मंडोर के अंदर, और मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। जबकि मैं बात करूं घटियाला शिलालेख की, तो ये किस प्रतिहार शासक के समय लिखाया गया था, तो एक प्रतिहार शासक हुए हैं जिनका नाम है कक्कुक। क्या नाम वो है, कक्कुक। तो कक्कुक के समय ये लिखवाया गया था, और ये भी कहां पर पड़ता है आपके, तो ये भी मंडोर के अंदर पड़ता है। मंडोर कहां पर पड़ता है आपके, जोधपुर में। तो कितने शिलालेख हो गए, एक तो घटियाला का शिलालेख और एक बाहुक का शिलालेख। इन दोनों शिलालेखों के बारे में अगर बात करें अपन, तो इन दोनों शिलालेखों में क्या जानकारी मिलती है, इन दोनों शिलालेखों के अनुसार जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति है, गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी है, ब्राह्मण जाति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, ब्राह्मण जाति से मानी जाती है। तो ब्राह्मण जाति से उत्पत्ति बताने वाले जो है शिलालेख वो कौन से हैं, तो एक तो घटियाला का शिलालेख है और एक आपके बाहुक का शिलालेख है। इस दोनों शिलालेखों में ये बात बताई गई है कि प्रतिहार वंश का जो संस्थापक शासक था, प्रतिहार वंश का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक शासक था, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था, हरिश्चंद्र। और ये जाति से क्या था, ब्राह्मण था। इसके दो विवाह होते हैं, एक तो ब्राह्मणी स्त्री के साथ, और एक होता है क्षत्रिय पत्नी के साथ। क्षत्रिय जो इसकी पत्नी थी इसका नाम क्या था, भद्रा था, लेकिन ब्राह्मणी पत्नी का नाम जो है इतिहास में उल्लेखित नहीं मिलता है। इसी क्षत्रिय पत्नी से, भद्रा से इसके 4 पुत्र होते हैं। एक का नाम क्या था, भोगभट, दूसरे का नाम था रज्जिल, तीसरे का नाम था कक्कक या कद्दक, और चौथे का नाम था दद या दह। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जाति से उत्पत्ति बताने वाले शिलालेख कितने हुए हैं, 2 शिलालेख, एक तो घटियाला का शिलालेख और एक बाहुक का शिलालेख। आगे चले अपन, तो तीसरा शिलालेख कौन सा है, तो तीसरा शिलालेख है आपके एक ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर शिलालेख भी बोल सकते हैं अपन, ग्वालियर शिलालेख। और ये जो ग्वालियर शिलालेख है ये किस राज्य का शिलालेख है, तो ये एमपी का शिलालेख है। किस राज्य में है लगा हुआ, ये एमपी। और ये किस प्रतिहार शासक के समय का माना जाता है, तो एक प्रतिहार शासक हुए हैं मिहिर भोज प्रथम। कौन हुए हैं, मिहिर भोज प्रथम के समय का जो है ये शिलालेख माना जाता है। और इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था लक्ष्मण। छोटे भाई का नाम क्या था, लक्ष्मण। और इसी लक्ष्मण की क्या माना गया है, संतान। किसको, गुर्जर प्रतिहारों को। किसको माना गया है, गुर्जर प्रतिहारों को। तो आप 2 बातें यहां पर स्पष्ट हो चुकी है। समझे आप कि ग्वालियर शिलालेख गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कहां से मानता है, किसका वंशज मानता है इन्हें, तो गुर्जर प्रतिहारों को ग्वालियर शिलालेख भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की संतान मानता है, यानी रघुवंश का जो है इन्हें क्या मानता है, यानी इनकी उत्पत्ति मानता है। ये 3 शिलालेख हो गए अपने। एक तो कौन सा हो गया आपके, बाहुक और घटियाला का शिलालेख। 4 शिलालेख हो गए, बाहुक और घटियाला का शिलालेख, जो कि एक ही बात को समर्थन करते हैं, जबकि ऐहोल का शिलालेख जो है गुर्जर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताता है। और एक आपके जो है ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर शिलालेख जो है आपके लक्ष्मण की संतान मानता है। दूसरा अपन बात करते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं अपन यात्रा वृत्तांत की। तो यात्रा वृत्तांतों की बात करूं मैं, तो एक चीनी यात्री हुए हैं, चीनी यात्री जिनका नाम था वेनसांग। जिनका नाम क्या था, वेनसांग। और इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। हालांकि इनके उपनामों की बात करें अपन
तो उपनाम के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अपन तो ये किस सम्राट के समय भारत आए थे, तो इनका भारत आगमन कब हुआ था, तो भारत आगमन हुआ था इनका हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन, ठीक है, भारत सम्राट हर्षवर्धन के समय जो है ये भारत आए थे, ठीक है। और ये इनके उपनाम क्या थे, देखो एक चीज आप यहाँ पर समझना, भारत आगमन हुआ था हर्षवर्धन के समय, लेकिन किस प्रतिहार शासक के समय आए थे, तो प्रतिहार शासक की बात करूं मैं तो प्रतिहार शासक तो नरभट्ट के समय, किसके समय, नरभट्ट के समय। और नरभट्ट के बारे में भी इन्होंने कुछ बात कही थी, अपन बात करेंगे। तो जब भारत के सम्राट हर्षवर्धन थे तब तो ये भारत आए थे, लेकिन किस प्रतिहार शासक के समय इन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी, नरभट्ट के समय, ठीक है। कहाँ की यात्रा की बात करेंगे अपन, इनके उपनामों की बात करूं तो इन्हें एक तो युवान चांग कहते हैं, युवान चांग कहते हैं, दूसरा इन्हें विदेशी नीति का पंडित कहते हैं, विदेशी नीति का पंडित कहते हैं, और तीसरा इन्हें अगर बात करें अपन तो इन्हें कहा जाता है युवान चांग, विदेशी नीति का पंडित, और एक यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। ये इनके क्या है, उपनाम है। इन्होंने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम क्या है, सीयू की। और इसी सीयू की ग्रंथ में इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को इन्होंने क्या कहा है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में इन्होंने क्या कहा है, गुर्जर प्रतिहारों को इन्होंने अलगुजर बताया। क्या बताया है, अलगुजर। गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया इन्होंने, अलगुजर की क्या दी है, संज्ञा दी है। तो गुर्जर प्रतिहारों को अलगुजर बताने वाले जो है आपके चीनी यात्री कौन हुए हैं, ह्वेनसांग, ठीक है, कौन हुए हैं, ह्वेनसांग। जबकि आगे मैं बात करूं, एक चीज और समझे यहां पर आप, इन्होंने अपने ग्रंथ सीयोकी में इन्होंने भीनमाल के बारे में, ठीक है, भीनमाल जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी, ठीक है। तो भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में, भीनमाल के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, पीलो मेलो का। किस शब्द का प्रयोग किया था, पीलो मेलो का। जबकि नरभट्ट, प्रतिहार शासक नरभट्ट को इन्होंने क्या कहा, पीलो पेणी। पीलो पेणी जो है शब्द तो किसके लिए प्रयोग किया था इन्होंने, नरभट्ट के लिए, और पीलो मेलो किसके लिए कहा था इन्होंने, भीनमाल के लिए। और गुर्जर प्रतिहारों को अलगुजर के नाम से भी क्या किया था इन्होंने, संबोधित किया था। जबकि आगे बात करूं मैं तो एक अरबी यात्री हुए हैं, अरबी यात्री, एक का नाम तो क्या है, सुलेमान, और एक का नाम है आपके अल मसूदी। तो दो अरबी यात्री हुए हैं जिन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहारों के समय जो है भारत की यात्रा की थी, सुलेमान। और ये सुलेमान जो है गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के लिए ये क्या कहते हैं, तो गुर्जर प्रतिहारों को ये जुर्ज बताते हैं। क्या बताते हैं, जुर्ज शब्द का क्या करते हैं इनके लिए प्रयोग करते हैं। जबकि अल मसूदी ने जो है गुर्जर प्रतिहारों को तो क्या कहा है, अल गुर्जर कहा है। एक मिनट समाप्रार्थी में अपन से थोड़ी यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, यहां पर इन्होंने अल गुर्जर नहीं, सीयूकी में इन्होंने कुचेलो कहा है। गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र को क्या कहा है, कुचेलो कहा है। क्या कहा है, कुचेलो। जबकि आगे बात करें अपन तो अल मसूदी, अरबी यात्री अल मसूदी ने क्या कहा है, इसे अल गुर्जर कहा है। क्या कहा है, अल गुर्जर। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, अल गुर्जर। जबकि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों के राजा यानी शासक को क्या कहकर पुकारा है, तो बोरा कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, बोरा कहकर पुकारा है। तो इस प्रकार से दो यात्रा वृत्तांतों में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में क्या मिलती है, अपने को जानकारी मिलती है। इसके बाद में अपन इतिहासकारों पे चले तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इतिहासकारों में कर्नल जेम्स टोड की। किसकी बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड की। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी ग्रंथ में इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी जाति से मानी है। कहां से मानी है, विदेशी जाति से। जबकि राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताया था इन्होंने, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत तो बताया था इन्होंने विदेशी जाति के सम्मिश्रण का। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को इन्होंने क्या बताया, विदेशी जाति से इनकी उत्पत्ति मानी है। इन्होंने ये बताया है कि दो विदेशी जातियां हैं जिनका नाम है शक, एक का नाम तो है शक और एक का नाम है सीतियन।
ये दोनों विदेशी जातियां मध्य एशिया से कहाँ आई, मध्य एशिया से कहाँ आई, भारत आई। और इन दोनों विदेशी जातियों को, शक और शीतियन जातियों की अग्नि परीक्षा किसने ली है, तो अग्नि परीक्षा ली है माउंट आबू सिरोई के अंदर गुरु विशिष्ट मुनि ने इनकी अग्नि परीक्षा ली और इन्हें जो है द्वारपाल के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है, इन्हें प्रथियार कहा है। तो ऐसा विदेशी जाति से उत्पत्ति कौन मानता है, कर्नल जेम्स टोड। आगे बात करें अपन लास्ट, तो सबसे प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है चंद्रबरदाई का। कौन सा है, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो को जो है पूरा इसके पुत्र जल्लण ने किया है। हालांकि इसके 18 भाग है, जबकि 69 जो है इसके खंड है। अलग अलग समय पर अलग अलग, सबसे पहले चंद्रबरदाई ने, उसके बाद में राजाबाई ने, और उसके बाद में इनके पुत्र जल्लण ने जो है इसको पूरा किया था। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इन्हें बतलादी, पृथ्वी भट्ट आदि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो ये बताता है कि 7वीं से 12वीं सदी में राक्षसों के संहार के लिए गुरु विशिष्ट मुनि ने, किसने, गुरु विशिष्ट मुनि ने एक अग्नि यज्ञ किया था माउंट आबू सिरोई में, जिससे 4 राजपूत योद्धाओं का जन्म हुआ था। वो कौन कौन थे, एक तो थे गुजर प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे चालुक्य जिन्हें सोलंकी कहा जाता है, और चौथा चौहान। तो इस प्रकार से गुजर प्रतिहार, परमार और चालुक्य या सोलंकी और चौहान, इन 4 योद्धाओं का जन्म अग्नि यज्ञ से माना जाता है, गुरु विशिष्ट मुनि के अग्नि यज्ञ से। और इस चंद्रबरदाई के इस पृथ्वीराज रासो के सिद्धांत का जो समर्थन है वो किसने किया है, मूणोत नैणसी ने। किसने किया है, मूणोत नैणसी ने। जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जसवंत सिंह के मित्र भी थे ये। जसवंत सिंह प्रथम जो 1638 से 1678 तक जो 78 तक जो है मारवाड़ के शासक रहे थे, जसवंत सिंह प्रथम उनके दरबारी कवि थे। तो इन्होंने भी जो है इस सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बाद में अपन गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शाखाओं की। तो गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं कितनी मानी गई है, शाखा। तो अगर गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की बात करें अपन, तो अभी अपन ने बात की थी मूणोत नैणसी की। तो मूणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ मारवाड़ा प्रगणानी विगत में इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों की जो है कुल कितनी शाखाएं हैं, 26 शाखाएं हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं मानी इन्होंने, गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं मानी इन्होंने, 26 शाखाएं मानी है। जबकि यहाँ पर आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं नोट लगा के कि मूणोत नैणसी ने 24 शाखाएं किसकी मानी है, तो मेवाड़ के गुहिल वंश की तो कितनी शाखाएं मानी इन्होंने, 24। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं मानी है, 26 शाखाएं मानी है। इन 26 शाखाओं में मूणोत नैणसी ने 4 शाखाएं बड़ी महत्वपूर्ण मानी है। कितनी शाखाएं मानी है, 4 प्रमुख शाखाओं का जो है इन्होंने वर्णन किया है। ये 4 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं अपन। ये 4 शाखाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करूं मैं तो पहली शाखा है आपकी मंडोर की शाखा। और मंडोर की शाखा जो है राजस्थान के जोधपुर में पड़ती है। दूसरी शाखा की बात करूं मैं तो एक शाखा है राजौरगढ़ की शाखा। और ये राजौरगढ़ की शाखा कहां पड़ती है, आपके गुजरात में। कहां पड़ती है, गुजरात में। तीसरी शाखा की बात करूं मैं तो तीसरी शाखा है अवंती के गुर्जर प्रतिहारों की शाखा। और ये शाखा कहां पड़ती है, उज्जैन। अवंती का मतलब उज्जैन कहां पड़ता है, आपके एमपी। और चौथी जो शाखा है आपके, वो किसे माना गया है, आपके कौन सी शाखा हो गई,
कन्नौज, और कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो इस प्रकार से 4 शाखाएं हैं, मंडोर की शाखा जोधपुर, राजौरगढ़ की शाखा गुजरात, अवंती की शाखा उज्जैन एमपी और कन्नौज की शाखा यूपी। लेकिन यहां पर आप ये भी ध्यान रखना, अगर राजस्थान की महत्वपूर्ण शाखा पूछे, प्रश्न आपके यूं आ जाए कि राजस्थान में प्रत्यार वंश की कौन सी शाखा है मुख्यतः, तो राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार वंश की जो महत्वपूर्ण शाखा है, गुर्जर प्रत्यार वंश की जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है भीनमाल। कौन सी है? भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? आपके झालोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झालोर में। तो इस प्रकार से आज अपन ने जो है गुर्जर प्रत्यार नाम कहाँ से आया इसके बारे में, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में, और इनकी शाखाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की थी। दूसरी क्लास में अपन गुर्जर प्रत्यार की पहली शाखा मंडोर के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।